अब हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे ये आपके चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 3 है बेटा। 2 है क्या? 2 है शायद, हाँ 3 तो कंसाइनमेंट है, सॉरी। चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2। टॉपिक का नाम बोलिए जरा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बेटा आज तक आपने कितने तरह की सेल्स के बारे में सुना है? 2। एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में पहले डिफरेंस देखो। कैश सेल्स में तुरंत पैसा आ जाता है, क्रेडिट सेल्स में तुरंत पैसा नहीं आता। सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे माल भेजा जाता है तो सेलर बायर को केवल और केवल गुड्स की फिजिकल पोजीशन ही ट्रांसफर करता है और उसे एक टाइम पीरियड देता है कि आप इतने दिन में आप देख लें, आपको गुड्स अगर लगता है कि आप उसे कंटिन्यू करेंगे, खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लेना, और अगर आपको गुड्स समझ में नहीं आती तो मेरा गुड्स विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम मुझे वापस कर देना। अगर तुम रिटर्न नहीं करोगे और समय निकलने के बाद मेरे को माल वापस देने आओगे तो मैं माल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर तुम्हें वो गुड्स खरीदना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? इसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। लिखना शुरू करेंगे मीनिंग। मीनिंग में लिखना शुरू करें। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, sale of goods on approval or on return basis means, or on return basis means goods are delivered to the customers. Goods are delivered to the customers with the option to retain, with the option to retain, with the option to retain or return them, to retain or return them within a specified period, within a specified period, full stop। मिलकर बोलोगे मेरे साथ? What is the meaning of sale of goods on approval or return basis means? Goods are sent to the customer on within a, मैं कौन बन जाता हूँ? सेलर। आप कौन बन जाइए? बायर। ठीक है, आप मेरी शॉप पर आते हैं और मुझे कहते हैं सर हमारे को ये वाली कंपनी का टेलीविज़न चाहिए। मैंने कहा जी कौन सी कंपनी का? आपने बोला जी LG कंपनी का टेलीविज़न चाहिए। मैंने कहा देखो मैं तो सोनी के प्रोडक्ट में डील करता हूँ और अब आप आई गई हो मेरी शॉप पे तो मैं आपको, LG भी अच्छा आता है लेकिन मैं किसका डीलर हूँ भाई? सोनी का। तो मैं मेरे सोनी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैंने बताया जी ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, इसकी साउंड बहुत अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप मेरे जानकार भी हो, रिलेटिव हुआ मेरे, है ना? होता है ना कई बार अपन रिलेटिव की शॉप पे ही जाते हैं गुड्स खरीदने। तो आपने बोला यार सर आपने बहुत अच्छा बता दिया सोनी के बारे में, लेकिन मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि LG का टीवी बहुत अच्छा है, वो लेना। अब मेरे देखो समस्या हो गई कि नहीं हो गई? मैंने सारा ज्ञान दे दिया आपको, फिर भी आप LG का ही टीवी लेना चाहते हो ना? अच्छा मेरी सेल्स कब होएगी? जब आप किसका टीवी खरीदोगे? तो मैंने और जोड़ लगाया। मैंने कहा रुक यार, एक आदमी का बोला टीवी पैक कर। आपने बोला अरे अरे हमें नहीं खरीदना। मैंने कहा रुको यार, टीवी पैक कर भाई। इनके घर में क्या लगाया? इंस्टॉल करिया, और तुम्हें कहा 10 दिन पूरी फैमिली मेम्बर इसे पिक्चर देखो आराम से। अगर तुम्हें टीवी अच्छा लगे, बढ़िया मज़ा आ जाए, पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगे, साउंड क्वालिटी बढ़िया लगे, तो 10 दिन बाद आप मुझे क्या करना? पैसे देना। नहीं समझ में आया तो मेरा टीवी वापस कर देना। समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात? पक्की बात समझ में आ गई क्या? 3 जन आए थे मेरी दुकान पे, इसको नकद में माल बेचा, एंट्री बोलो। इसको उधार में माल बेचा,
बेच दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब इनको अच्छा लगे तो टीवी इनका, बुरा लगे तो टीवी इनका। बात समझ में आ गई क्या? ये जानकार है मेरा। इसको मैंने माल कौन सी बेसिस पे भेजा? एक ऑप्शन के साथ। किसके साथ? टू रिटेन द गुड्स और टू रिटर्न द गुड्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। भाई 10 दिन देख ले, समझ में आए तो रख लेना, मेरे पैसे दे देना, नहीं आए तो मेरा माल मुझे वापस कर देना। बेटा आप नाम समझ में आ गया टॉपिक का? क्या नाम है इसका? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बात समझ में आई बेटा? अब पॉइंट ये आता है कि इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। भाई सेल ऑफ गुड्स में क्या क्या बेसिक फीचर है, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स। Following are the basic features. इसमें लिखिए नंबर 1, in this case only the physical possession of the goods, only the physical possession of the goods is transferred, only the physical possession of the goods is transferred। क्या मैं गुड्स की ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर रहा हूं क्या? नहीं बेटा, ओनरशिप नहीं दे रहा, केवल गुड्स आपको डिलीवर कर रहा हूं। आपको पसंद आएगी तो आप मुझे हाँ ना बोलोगे ना, जब आप मुझे हाँ बोल दोगे तब आप गुड्स के मालिक बनोगे ना, वरना तो मेरा गुड्स आपके पास पड़ेगा। मैंने क्या कहा? मेरा गुड्स किसके पास पड़ा है? आपके पास। बात समझ में आ गई? नंबर 2 लिखो, इन दिस केस ownership of goods is not immediately transferred, is not immediately transferred, ownership of goods is not immediately transferred, full stop। दो बेसिक फीचर। क्या होता है? गुड्स की फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन दूसरा गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो। आपने लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना आप लोग? कितने एक्ट हैं आपके कोर्स में? 6, 5 है। पहला बोलिए, सेकंड, बस ओके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अरे 32 नहीं, 1930। पार्टनरशिप एक्ट है वो तो 1932। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इस एक्ट में आप पढ़ लिए क्या आपने एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ रहे हो आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट वगैरह हो, वैलिड है, वॉइड है, कंपनसेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट संबंधित बातें हैं ना। एक और एक्ट है आपके कोर्स में, कंपनीज एक्ट। एक और है पार्टनरशिप में, आप कंपनी की बातें पढ़ते हो। कंपनी के केस में आप लोग पार्टनरशिप की बातें पढ़ते हो क्या? कंपनीज एक्ट में कंपनीज से रिलेटेड प्रोविजंस है, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप से। एक और एक्ट है क्या, उसमें एलएलपी से संबंधित बातें होंगी। अब मैंने बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो माल आपने बेचा उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होंगे, उससे रिलेटेड बना हुआ एक्ट है ना बेटा। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मैंने आपको माल बेच दिया, मतलब सेंड कर दिया। आपके और मेरे बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट। क्या हो गया? या तो वो डिस्प्यूट हम दोनों आपस में क्या कर लेंगे? सेटल। क्या कर लेंगे? सेटल। लेकिन अगर हम दोनों क्या नहीं करेंगे? सेटल, तो हम दोनों किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। कोर्ट हमारे को जो भी हमारे डिस्प्यूट का जो आउटकम है वो किसके प्रोविजन को ध्यान में रखकर देगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ गए बेटा? तो एक लाइन छोड़कर लिखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, according to the provisions of Sales of Goods Act 1930, Sales of Goods Act 1930, the sale will take place, the sale will take place or the ownership of the goods
or the ownership of the goods will be transferred to the buyer under any of the following conditions is satisfied. Under any of the following condition is satisfied. देखो जी, सेलर और बायर के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट। बायर कहता है मुझे तेरा टीवी पसंद नहीं आया। सेलर ने कहा मैंने तुझे कहा था इतने दिनों बाद में क्या कर देना, मेरी टीवी मुझे वापस कर देना। तुझे कहा था 10 दिन बाद, तू ला रहा है 20 दिन बाद। नहीं तेरे को क्या देने पड़ेंगे? पैसे। बायर कहता है नहीं है, पैसे लेना है तो ले, वरना मत ले। लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। सेलर ने टीवी दिया था, जिस शेप में दिया था अब उसमें थोड़ा क्या आ गया है? चेंज। सेलर बोलता है नहीं मैंने ऐसा थोड़ी दिया था, मैंने तो ऐसा दिया था। बायर बोलता है नहीं ऐसा नहीं, वैसा ही दिया था। लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? तो इस लड़ाई का निपटारा करेगा कौन? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस करेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो सेलर की तरफ से माल बिका हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हुई, कब मान ली जाएगी, वो एक कंडीशन मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, पहली कंडीशन लिखिए, व्हेन द बायर, फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं बेटा, व्हेन द बायर सिग्निफाइज, व्हेन द बायर सिग्निफाइज, सिग्निफाई का मतलब होता है बेटा प्रोवाइड करवाना। व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, his approval or acceptance to the seller, his acceptance to the seller। इधर देखिए बेटे, मैंने आपको गुड्स आज डेट क्या है? 13 जून। मैंने आपको कितने दिनों का टाइम दिया? 10 दिन का। 23 जून हो गई बेटा। 23 जून के दिन या उससे पहले कभी भी अगर आप मुझे कह दो कि सर बहुत अच्छा किया आपने, हमारे को एलजी की बजाय किसका टीवी दिया? सोनी का। अब मैं मेरे दोस्त वाले टीवी को देखता हूँ और हमारे वाले टीवी को देखता हूँ तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, हमने ये टीवी खरीद लिया। अब आते जाते मैं आपको इसके पैसे दे जाऊँगा। आप मुझे अप्रूवल दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो मैं इसे क्या मान लूँगा? सेल्स, एक्चुअल सेल्स मान लूँगा। अब मैं आपसे टीवी नहीं लूँगा, क्या लूँगा? पैसे। बात समझ में आ गई ना बेटा? नंबर 2 लिखिए, व्हेन buyer does not signify, when buyer does not signify his approval or acceptance to the seller, and retains the goods, and retain का मतलब क्या होता है बेटा? अपने पास रखना। and retains the goods without giving the notice of rejection, after the expiry of specified period, फुल स्टॉप। मैंने कितने दिनों का टाइम दिया था? आज तारीख क्या है? 13 जून से लेकर कितनी तारीख निकल गई? 23 तारीख निकल गई। 24 तारीख को आपको या तो मुझे क्या करना चाहिए था? पैसे दे दे या फिर मेरा टीवी वापस कर दे। ना आप पैसे देने आए ना आप टीवी वापस देने आए। तो एक्सपायरेशन ऑफ टाइम हो गया कि नहीं हो गया? आपने मुझे हाँ भी नहीं कहा और आपने मुझे और ना तो लिखकर तो बिल्कुल ही नहीं कहा कि मैं आपका टीवी रखूंगा कि नहीं रखूंगा। तो यार मैंने 10 दिन का टाइम दिया था ना, बोलो। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है कि 10 दिन निकलने के बावजूद भी अगर आप मेरा टीवी मुझे रिटर्न करते हो
तो मैं इसे आपसे रिसीव करूं या फिर रिसीव ना करूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। मैं बहुत खुशी खुशी आपसे मेरा टीवी वापस ले लूँगा और आपसे लड़ाई नहीं करूँगा तो आपके मेरे डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं, दिन कितने निकल गए, 10 दिन, अब टीवी नहीं चलेगा, अब तो क्या चलेगा, रोकड़ा, पैसे लेकर आओ अब तो, और आप बोलो नहीं टीवी ले ले, हम तो पैसे नहीं देंगे, तो डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा। हम किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास। कोर्ट पूछेगा हाँ भाई बायर कितने दिनों का टाइम दिया था, 10 दिन। 10 दिन के बाद तूने टीवी वापस किया नहीं, तो तुझे अब क्या करना पड़ेगा, पैसे ही देने पड़ेंगे। पूछ ले इससे ये टीवी लेगा कि नहीं लेगा। सेलर ने बोला ना ना टीवी नहीं लूँगा, क्या लूँगा, पैसे। कस्टमर से पैसा निकलवा ही के ही देगा कोर्ट, किसको, सेलर को। बेटा बात समझ में आई क्या, थोड़ा जोश के साथ आई क्या। नंबर 3, एक और कारण, when the buyer does some act, when the buyer does some act, ACT, when the buyer does some act adopting the transaction, आज तनुज का हैप्पी बर्थडे, और तनुज का एक दोस्त है आयुष, आयुष मेरे शॉप के बाजू में ही रहता है, रेगुलर कस्टमर है मेरा। अरे शॉप है, मान लो स्टेशनरी की शॉप है। तुम मुद्दे पे मत, शब्दों में मत जाओ, जो मीनिंग मेरी बात समझो। आयुष मेरे पास आता है, बोले सर मेरे को ऐसा पेन बताओ जो बहुत ही गजब का पेन हो। मैंने कहा सारे ही पेन बहुत गजब के हैं। बोले सर मैंने सुना है ये एक फाउंटेन पेन आया है, बहुत ही सुंदर लिखता है, गंदा भी लिखना चाहो तो भी अच्छा ही लिख के देता है वो पेन, कभी गलती नहीं करता। वो पेन कितने का, मैंने कहा वो पेन है 2000 रुपये का। कितने का है, 2000। आयुष ने कहा मेरी इच्छा तो है वो पेन मैं ले लूँ, पैसे भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कितना भी गंदा लिखूँ वो अच्छा लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो बोला आयुष यू आर माई रेगुलर कस्टमर यार, ये ले पेन रख ले, 2 दिन चला के देख ले, समझ में आए। अब मेरा मीनिंग समझ रहे हो क्या यार, चला के देख लेना, पसंद आए तो मेरे पैसे दे देना, वरना पेन मुझे वापस कर देना। आई गिव हिम 2 days, अंडरस्टूड ना। आज किसका बर्थडे है, ये तनुज किसका फ्रेंड है, शाम को बर्थडे पार्टी थी, चला गया बिना प्रेजेंट लिए, केक खा लिया, खाना भी खा लिया, डांस पार्टी भी कर ली। अब जो इसके जो अदर दोस्त आए थे वो इसके लिए क्या लाए थे, प्रेजेंट। अबे केक तो लाएंगे, प्रेजेंट लाए थे बेटा। इसने देखा बाकी सब दोस्त इसको गिफ्ट देके जा रहे हैं, मैं तो कोई गिफ्ट लेकर ही नहीं है। बड़ा दिलदार आदमी था। वो पेन जो इसकी जेब में सुबह इसने यहाँ डाला था, वही इसने पेन इसको क्या दे दिया, गिफ्ट कर दिया, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और अपने घर आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट बोले ना। कितने दिन बाद मुझे याद आएगा, 2 दिन बाद। मैं बोलूँगा आयुष कम हेयर, आइदर गिव मी द पेन और गिव मी माई ₹2000। आयुष ने बोला सर कौन सा पेन, मैंने कहा वो पेन। बोले हाँ वो पेन सर, वो पेन। तो मैं देखो क्या बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू बोला और पेन इसे गिफ्ट करके आ गया। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ सर, उससे पूछ लेना तनुज को कि तेरे को पसंद आया कि नहीं आया। नहीं आया तो पेन ले आना, आ गया तो उससे पैसे ले आना। ये मुझे कौन बोल रहा है, क्या मैं ऐसा करूँगा, मैं किसको पकड़ूंगा, पैसे निकाल या फिर पेन निकाल। मेरे और इसके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। हम दोनों किसके पास गए, कोर्ट क्या बोलेगा, यू एक्टेड लाइक दिस दैट यू ओन दैट पेन। तूने ये पेन इसको गिफ्ट कैसे दिया, ये सोच के कि ये पेन मैंने खरीदा है, और अगर मैं इसको दे दूंगा तो रोहित सर मुझसे पैसे मांगेंगे, तो मैं उन्हें पेन की बजाय क्या ही दूंगा, पैसे ही दूंगा। इसका मतलब मैं बायर बन गया कि नहीं बन गया। बेटा एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या आप लोगों को। बायर अगर उस गुड्स के साथ ऐसी कोई एक्टिविटी करे, अब तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे ऐसा ही एग्जाम्पल देना पड़ा ताकि आप इजी समझ जाओ बेटे। तो बायर अगर गुड्स के साथ ऐसी कोई एक्टिविटी करेगा जिससे ये सबको दिखाई दे रहा हो कि गुड्स का मालिक कौन है, तो उसे क्या ही करना पड़ेगा, गुड्स को परचेज ही मानना पड़ेगा और सेलर को पैसे ही देने पड़ेंगे। बेटे मेरी बात समझ में आ गई क्या समझ। ये प्रोविजंस कहाँ लिखे हुए हैं, सेल्स ऑफ। हालांकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बहुत बड़ा है, आपके कोर्स में आप पढ़ोगे जब, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है। ओके, एक लाइन छोड़कर लिखो, हमारे सब्जेक्ट का नाम बताओ, सब्जेक्ट का अकाउंट। तो हम लोग केवल थ्योरी करते हैं क्या, हम लोग को तो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
of the transactions, accounting treatment of the transactions related to goods sold, on approval, goods sold on approval or return basis, goods sold on approval or return basis. ठीक है बेटा, लिखिए, लिखो इसमें द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, डैश करके लिखना बेटा, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, the recording of transaction will depend on the fact, the recording of transaction will depend on the fact whether the goods are sent on approval or return basis, on approval or return basis, स्मॉल a ब्रैकेट में डाल के लिखिए, कैजुअली, स्पेलिंग यहां से पढ़ सकते हैं बेटा आप लोग, कैजुअली, CASUALLY, कैजुअली, कॉमा करके B पॉइंट लिखिए, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली, और C पॉइंट डाल के लिखे, न्यूमिरसली, न्यूमिरस की स्पेलिंग लिख लो, NUMEROUSLY, क्या होती है स्पेलिंग, NUMEROUSLY, न्यूमिरसली। 3 तरह से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कभी कभी यानी कैजुअली, रेगुलर बेसिस मतलब फ्रीक्वेंटली, न्यूमिरस मतलब आपके बहुत सारे नहीं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ही किसके होते हैं, सेल ऑन अप्रूवल, मतलब आपका बिजनेस का मॉडल ही कैसा है कि आप पहले माल कस्टमर को भेजेंगे, पसंद आएगा तो क्या होगा, आपके लिए सेल होगी, वरना सेल नहीं, मतलब आपका बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है, आप जो भी माल बेचेंगे वो डायरेक्टली नकद और उधार में नहीं बेचोगे, जाएगा तो किस पे जाएगा, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, डिटेल में तो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा बेटे, थोड़ा अभी नॉर्मल समझा देता हूं। ये कैजुअली, फ्रीक्वेंटली और न्यूमिरस का मतलब क्या है। आपने मुझसे पूछा सर क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं बाहर, मैं कहा जी नहीं, मेरे को इजाज़त नहीं है, घर वाले मेरे को अलाउ नहीं करते, लेकिन मैं चोरी छुपे कभी कभी क्या करता हूँ, बाहर खाना खा के आ जाता हूँ। बताइए मैं ये काम कैजुअल बेसिस पे करता हूँ कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे, मतलब जो काम बहुत कम दफ़ा हो उसे क्या नाम बोलेंगे, कैजुअल। अंडरस्टूड। यू आस्क्ड मी सर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मैंने कहा खाना खाने, यस, एवरी वीक 2-3 बार क्या हो जाता है, बाहर का डिनर हो ही जाता है, तो ये काम कैजुअली हो रहा है कि बार बार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली। आपने मुझसे पूछा सर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मैं कहा रेस्टोरेंट में, हमारा तो घर ही रेस्टोरेंट के ऊपर है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ही हम कहाँ करते हैं, रेस्टोरेंट में। बताइए ये काम मेरा मैक्सिमम न्यूमरसली बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बिजनेसमैन कभी कभी ही नकद और उधार के अलावा कभी कभी मौका पड़ने पर अपने किसी कस्टमर को माल अप्रूवल बेसिस पे सेंड कर दे तो उसे क्या नाम देंगे, ही इज सेंडिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन कैजुअल बेसिस, ऑन कैजुअल बेसिस। नंबर 2, वो नकद और उधार के साथ साथ अपना माल क्या करता है, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भी सेंड करता है, ये फ्रीक्वेंट बेसिस हो गया। और तीसरा उसके बिजनेस का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, क्या बेटा, क्या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कैच करेगा क्या, सॉरी कस्टमर को कैच करेगा क्या, कस्टमर को कैच कौन करता है, रिटेलर। रिटेलर किससे माल खरीदता है, होलसेलर से। होलसेलर किससे माल खरीदता है, तो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जो ऐसा आइटम बनाता हूँ जिसे कस्टमर तुरंत खरीद लेगा, तो मैं होलसेलर को जो माल बेचूंगा वो पैसा दे के ही बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, क्योंकि होलसेलर को पता है कि ये माल किसको बेचेगा, वो
कस्टमर तुरंत खरीद लेगा, सॉरी रिटेलर तुरंत खरीद लेगा, और रिटेलर किसको बेचेगा? कस्टमर तुरंत खरीद लेगा। तो मेरे और उसके बीच में सेल ऑन अप्रूवल जैसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। लेकिन मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होल सेलर मुझे पैसा देकर नहीं खरीदेगा। वो ये कहेगा कि ये ऐसा माल है कि मैं पहले किसको आगे सप्लाई करूंगा? रिटेलर। रिटेलर अगर मेरा माल किसको बेच पाता है तो रिटेलर से मुझे एक्सेप्टेंस आएगी, और मुझे एक्सेप्टेंस आएगी तो मैं किसको एक्सेप्टेंस दूंगा? आपको। तो मेरे गुड्स का जो नेचर हो गया, बिजनेस का जो नेचर ही हो गया, वो भी किस नेचर का हो गया? सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस का हो गया ना बेटा। कट शॉर्ट में बहुत कम ट्रांजेक्शन हो, कैजुअल, कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंटली बहुत सारे हो, न्यूमरसली। आ गई बेटा बात समझ? कल हम डिस्कस करेंगे कैजुअल बेसिस पे, रुको रिलैक्स मत हो। कल डिस्कस करेंगे कैजुअल बेसिस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। अच्छा बी ऑनेस्ट, रेक्टिफिकेशन सामने आ गया है, अब मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसको, कल से करेंगे आगे, ठीक है? चलो जब तुम्हारा कोर्स खत्म होएगा ना, तुम्हारे को सब बातें समझा के जाऊंगा। अभी तो तुम बस